सकते हो। चलिए यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आपके कितने नंबर आते हैं ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, कमरे में लकड़ी जलाने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोने कोने तक फैल जाती है, उस प्रतिक्रिया को पहचाने जिसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित की जाती है। तो ये कौन सी प्रतिक्रिया है, तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कन्वेक्शन का आपने नाम सुना होगा, तो कन्वेक्शन मीन्स कि जिसको कि संवहन कहा जाता है, केवल कन्वेक्शन के द्वारा जो है ये ऊष्मा स्थानांतरित होती है पूरे कमरे में। अब देखिए इसमें कैसे होती है, जो आपके वायु होते हैं, वो जल के ड्रॉपलेट्स होते हैं, किसी भी माध्यम से जो आपके होते हैं उसके माध्यम से जो है यहाँ पे संवहन होता है, पूरे कमरे में जो भी ऊष्मा होती है वो फैल जाती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपकी अगर आ जाए कि किसके सोर्स से होती है, तो यहाँ पे जल और वायु आ जाएगा, और अगर प्रोसेस पूछे तो वाहन मीन्स की कन्वेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ तेज होती है और पक्षी की आवाज़ धीमी होती है, इसका उचित कारण क्या है, चलिए इसका बताइए। देखिए इसका जो आंसर है, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड, जिसको कि कंपन कहा जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ही पूरा डिपेंड होता है, आवाज़ की रेंज एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, कंपन पे ही। तो जब शेर की दहाड़ होती है उसकी कंपन ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, एम्पलीट्यूड की जो रेज होती है वो बड़ी होती हैं, तो कंपन एक्चुअल में ज़्यादा होती है पक्षी की आवाज़ से। इसी वजह से शेर की दहाड़ जो है ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा दूर तक जाती है और ज़्यादा तेज होती, कहने का मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन आपके हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्रवात के संबंध में कौन सा सही है, इसका आंसर बताइए। देखिए चक्रवात मीन्स यहाँ पे वोल्केनो की बात कर ले, जो यहाँ पे चक्रवात जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप फोटो में आप देख सकते हैं, साइक्लोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे इस साइक्लोन की फोटो आप देख सकते हैं ना, तो ये होता है साइक्लोन। अब देखिए इसमें कौन सा सही ये पूछा जा रहा है। देखिए तूफान की आंख एक शांत हो जाती है। अब तूफान की आंख मतलब जो बीच वाली चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। बहुत उच्च दबाव प्रणाली चारों ओर घूमने वाली बहुत तेज़ गति के साथ बनाई जाती है, तो दबाव तो बहुत तेज़ होता ही होता है। अगर बीच में कोई भी फंस गया तो वो फंसा का फंसा रह जाएगा, तो ये दबाव तो होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बवंडर साथ साथ बन सकते हैं, चक्रवात के साथ साथ बवंडर भी बनते हैं, ये भी सही है। हवा की दिशा भी इसमें योगदान करती है, ये भी सही है। मतलब बी सी डी आपकी सही है, पहला जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस वस्तु की दूरी समय अंतराल एक सीधी रेखा है, ठीक है, उसकी गति की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बताइए इसका। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, अगर समानांतर की बात आती है कहीं ना कहीं, या समय अंतराल की बराबर की बात आती है, तो हमने पढ़ रखा है एक यूनिफॉर्म स्पीड शब्द। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड में एक्चुअल में होता क्या है, देखिए दूरी समय अंतराल एक सीधी रेखा है, तो आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं इमेज, इमेज से काफ़ी अच्छे से आप समझेंगे। देखिए सीधी रेखा भाई किस में होती है, जिसमें समय और दूरी बराबर समय से चल रहे हो। ठीक है, जैसे 1 घंटे में पहुँचना है 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे 30 की स्पीड से वो चले जा रहे हैं भाई साहब, मतलब कि दूरी और समय बराबर मेंटेन है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर जो आपकी समय कुछ और है, दूरी कुछ और है, सड़क खराब है, गाड़ी आप चला रहे हो, तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, दूरी उतनी ही है, तो इसमें हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो सीधी रेखा वाली जो बात आती है भैया, ये होती है समान गति के साथ चल रहा, कहने का मतलब। ठीक है, समान शब्द का प्रयोग हो जाएगा अगर सीधी रेखा आ जाएगी, असमान होगा जब सीधी रेखा नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस भैया ओनली बी हो जाएगा, और कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बराबर आते हैं, बताइए इसका। देखिए भेड़ के बाल की कुछ प्रोसेस होती है, ऊन कैसे बनता है भाई साहब, भेड़ के बालों से। देखिए प्रोसेस उसमें क्या होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए आपको फोटो से पहले हम समझाते हैं, फिर आगे ऑप्शंस पे टिक लगाते हैं। देखिए सबसे पहले सीप विद थिक ग्रोथ हेयर होते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। फिर उन हेयर को निकाला जाता है, जिसको कि कहते हैं शेयरिंग, शेयरिंग अ सीप, उसको निकाला जाता है। फिर उसको सॉवरिंग इन टैंक्स मीन्स उसको धुला जाता है, सफाई किया जाता है। कुछ यहाँ पे जो कण होते हैं उनके सीप्स पे जो बालों में, उसको सफाई यहाँ पे स्काउरिंग से उसको निकाला जाता है। फिर लास्ट में उसको रोलिंग करके यहाँ पे कलर वगैरह डाल के उसको जो है यहाँ पे फिर आगे की बुनाई वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस टोटल होते हैं। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से। सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले बाल को काटा गया, भेड़ के बाल को काटा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया सी। फिर यहाँ पे स्काउरिंग किया गया, मीन्स उसको साफ सफाई किया गया। तो अभी तक सी ए 2 ऑप्शन में मिले हमको, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद होती है छटाई। तो छटाई
मिल गया इसमें डी वाले में, इसमें नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। तो यहाँ पे हो गई छटाई। फिर उसके बाद है बी। बी मीन्स कार्डिंग होती है। कार्डिंग मीन्स जो उसमें कुछ और जो है बालों में फंसे होती चीज़ें उसको मशीन से सफाई की जाती है। और लास्ट में बुनाई किया जाता है और कलर डाल के उसके कलर को भी बदलाव करके मतलब बनाया जाता है अलग अलग कलर के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले यहाँ पे बालों को काटा जाता है, काटने के बाद यहाँ पे स्कोरिंग की जाती है, स्कोरिंग के बाद यहाँ पे छटाई की जाती है, काटने के बाद कार्डिंग की जाती है, फिर उसके बाद बुनाई की जाती है। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाया जा सकता है? बताइए इसका आंसर। देखिए एंटीसेप्टिक के नाम पे कुछ लोग यहाँ पे आयोडीन सुन के नमक समझ बैठे हैं कि भैया नमक घाव पे कैसे लगाएंगे तो वो काफ़ी दर्द करेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आयोडीन लिक्विड की बात हो रही है जो कि काफ़ी अच्छा जो है एंटीसेप्टिक माना जाता है घाव पे लगाने के लिए। आप फोटो देख सकते हैं, ब्लैक कलर की आयोडीन होती है। जब कहीं भी आपको चोट लगती है तो जब डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो तो इसी की जो है मरहम पट्टी की जाती है। तो आयोडीन भाई साहब यहाँ पे एंटीसेप्टिक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मीन्स ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के जो ऑक्सीजन के साथ जब यहाँ पे मिक्स होती है वहाँ पे रिएक्शन करती है तो ए बनता है, और ए जब बनता है फिर पानी में घुल जाता है तो बी बनता है। तो क्या चीज़ बनेगा इसका बताइए आप लोग। देखिए जो मैग्नीशियम है, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर किस में मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से यहाँ पे जब मिलेगा तो मैग्नीशियम बन जाएगा ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन जब हम पानी मिलाएंगे मीन्स कि H2O मिलाते हैं तो ये बन जाता है Mg ब्रैकेट में OH2, और हमारा जो OH होता है एक तरीके से बेस का काम करता है मीन्स हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम ए तो ऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सीजन मिलने से, लेकिन जब पानी में मिला देंगे भाई साहब तो ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा मीन्स कि बेस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक्स एक धातु है जो तरल अवस्था में हमेशा ही रहती है, तो भैया कौन सी है? फोटो देख के भी आप बता सकते हो। चलिए यहाँ पे जो फोटो आपने देखा इसको कहते हैं मरकरी, हिंदी में कहते हैं पारा। तो पारा भैया हमेशा तरल अवस्था में रहता ही रहता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलने पर क्या बन जाता है? देखिए आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला रखा हुआ है ना कि सल्फर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे SO2 है, H2O के साथ मिलेगा तो H2SO3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक कुछ लोग कहेंगे, तो सल्फ्यूरिक का भैया फार्मूला होता है H2SO4, वो सल्फ्यूरिक एसिड होती है। लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी है तो इसलिए सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ये अंदर समझिए, H2SO3 सल्फ्यूरस होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर ले तो मानव संचार प्रणाली में X रक्त वाहिकाएँ हैं जो ऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाती हैं। तो X भैया डी ऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाते हैं Y की दीवारों से होते हुए, फिर Z रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। अब यहाँ पे देखिए फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके फेफड़े हैं, फिर यहाँ पे हृदय में देखिए इस नसों के माध्यम से यहाँ पे रक्त की वाहिकाओं को लिया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ह्यूमन की ये पूरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए इसमें क्या ऑप्शन हो जाएंगे आप लोग इसको लगाइएगा। हो गया। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे पहले जो होती है भैया वेन्स करती है अपना काम। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, पतली दीवारों से होते हुए जाती है। यहाँ पे पतली पतली यहाँ पे दीवाल्स होती हैं। फिर यहाँ पे फुसफुसूय सिरा मीन्स की पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती हैं, जिसको कि जेड कहेंगे, रक्त को फेफड़े से हृदय ले जाने में मदद करती हैं। तो फेफड़ों से हृदय रक्त कौन ले जाता है? तो फुसफुसीय धमनी हिंदी में कहते हैं भैया, फुसफुसीय सिरा इंग्लिश में पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब रक्त की जो भी यहाँ पे बात आएगी ले जाने की, ले आने की, वेन्स के ही द्वारा किया जाएगा और पतली दीवारों से ही लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सवाल थोड़ा सा बदल सकता है। देखिए मैं मानव शरीर को आकार प्रदान करता हूँ, मैं नाजुक हिस्सों की रक्षा करता हूँ। अब नाजुक हिस्सों में कौन आते हैं? जैसे कि हमारा हृदय हो गया, हमारा मस्तिष्क हो गया। तो ये कौन है बताइए इसको। देखिए कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंकाल तंत्र है। तो देखिए हम आपको कंकाल तंत्र तो दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल को भी आप समझिए कि नाजुक हिस्सों की बात की गई है। तो नाजुक हिस्से ऊपर होते हैं स्कल, और यहाँ पे होती है हमारी हृदय होती है। तो इसके लिए जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, जैसे हृदय पे जो अस्थियाँ होती हैं, ये इसकी प्रोटेक्शन करती हैं हृदय की। ऊपर में जो हमारा स्कल होता है, ये मस्तिष्क स्कल के अंदर पाया जाता है, वो उसकी यहाँ पे जो है रक्षा करता है। तो इसको कहेंगे अस्थि। कंकाल का मतलब होता है पूरी शरीर
शरीर की हड्डियाँ, पूरे शरीर का स्ट्रक्चर उसको कंकाल कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को समझिए, नाजुक हिस्सों की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आ जाते हैं कि कथन को पढ़ के सही विकल्प चुनना है। देखिए मुर्गी लगभग 3 सप्ताह में अंडे देती है, मतलब 20 से 21 दिन में देती है, कहीं कहीं 30 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। और चूज़ों से बच्चे निकलते हैं, ये तो ऑप्शन नंबर अभिकथन ए हो गया। अब कारण क्या बताया जा रहा है, मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, मीन्स कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी बात सही है। मतलब आपके ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मुर्गियों कितने दिन में अंडा देती है ना, इसको याद करिएगा, जो है 3 हफ्ते मीन्स 20 से 21 दिन, कहीं कहीं 30 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। देखिए फिर किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है, लगाइए इसको। देखिए यहाँ पे अगर कैल्शियम की बात आ गई भाई साहब, तो कैल्शियम हड्डियों से संबंधित होता है। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन बी में 10 विटामिन होते हैं। देखिए विटामिन की वीडियोस हमारी ईवीएस की क्लासेस में मैंने विटामिन कवर किया था। अगर आप ईवीएस की जो एनसीईआरटी के पीडीएफ चल रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर बता रहा हूँ मैं, उसको अगर आप देख रहे हैं तो आपको विटामिन की पूरी चार्ट मैंने समझाया था, आप समझ गए होंगे। देखिए विटामिन डी एक्चुअल में हड्डी से संबंधित होता है, और हड्डी भैया कैल्शियम से संबंधित होती है, हड्डी कैल्शियम से ही बनी होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बात आएगी विटामिन डी की आएगी। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलता है भैया, अंडों में आपके हो गए, पनीर में हो गए, मटर हो गए, कुछ यहाँ पे मशरूम्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मीट, मछली, यहाँ सब से आपको विटामिन डी मिल जाता है, और ज़्यादातर धूप से मिलता है, ये भी आपको याद में रखना है। लेकिन निम्न में से अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो निम्न में किस प्रकार के पौधे वाष्पोत्सर्जन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया वाष्पोत्सर्जन नहीं दिखाते, लगाइए इसका आप लोग। अब देखिए बताते हैं कि वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं लीव्स में, इनकी पत्तियों में। देखिए तो जूम करके दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, ये समुद्री की फ़ोटो है, समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे जो झाड़ियाँ होती हैं ना, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये क्या होता है ना कि इसमें वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे नहीं होते पाए जाते हैं। तो ये कौन सी भैया, जलीय जलमग्न पौधे जो होते हैं, जलीय जो पौधे होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं पाए जाते हैं। बस इतना आप याद रख लीजिए, बस यही से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन समुच्चय होता है, तो देखिए हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं भैया, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कौन होता है भैया, कोशिका का पावर हाउस होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। फिर होती है कोशिका का भंडार गृह, यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये हो जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब देखिए लिख के हम यहाँ ऐसे ही, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, तो ऑप्शन से हम लगाते हैं। देखिए कोशिका का पावर हाउस कौन है यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया पहला। कोशिका का भंडार गृह बात करें यहाँ पे हो गया दूसरा, ठीक है। फिर यहाँ पे सी मतलब कोशिका का सूचना केंद्र की अगर हम बात कर लें, तो सूचना केंद्र कौन होता है, न्यूक्लियस, जिसको कि नाभिक कहते हैं, तो ये हो गया हमारा तीसरा। फिर सेल का गेट कीपर कौन है भैया, तो यहाँ पे है गेट कीपर कोशिका झिल्ली, यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ऑप्शन उस हिसाब से देखें तो चौथा लग रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का पहला, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये डायरेक्ट बनते हैं, तो इसमें देखिए डायरेक्ट नाम है ना, तो ये चीज़ आपको याद करके रखना है। देखिए कम वर्षा और बहुत तेज हवाओं वाले क्षेत्रों के लिए सिंचाई का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है, जहाँ पे वर्षाएं कम होती है, तो भैया ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई कैसे होती है, देखिए यहाँ पे पाइप लगी है, तो पाइप के माध्यम से यहाँ पे हर पेड़ के पास एक बूंदी, मतलब एक पेड़ के पास टोटी लगी होती है, उससे पानी जो है टैप गिरते रहते हैं, बूंदी बूंदी गिरती रहती है पानी, तो उसी से सिंचाई यहाँ पे कर दिया जाता है, मीन्स जड़ों में डायरेक्ट पहुँच जाता है। जिसको ड्रिप सिंचाई कैसे हैं, जहाँ पे तूफान वगैरह ज़्यादा आते हैं, कम वर्षा ज़्यादा होती है। देखिए कैलिडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कैलिडोस्कोप यही है, आप देख सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पे देखिए लेंस के माध्यम से देख रहा है। तो इसको जो है आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि व्यवस्थित 2 समतल दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन एक दूसरे के समानांतर निकल के आता है, बस इतना आपको समझ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा 17 के 17 क्वेश्चंस, और आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके 16 सही है, 16/17 करके आप बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही डेली क्लासेस के लिए हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिल सके।